Hello children. So fit and fine? Very good. Okay then, let's do now the exercises of chapter 9. छोटा जादूगर. शब्दार्थ फर्स्ट. पेज नंबर 71. पहला शब्द है कार्निवल, मीन्स मेला, फेस्टिवल. निकम्मा, बेकार, हैविंग नो वर्क टू डू. तिरस्कार, अपमान या निरादर, मीन्स इंसल्ट. रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल. पथ्य, रोगी का भोजन, यू कैन से डाइट. दीर्घ निश्वास, मीन्स गहरी सांस, डीप ब्रेथ. व्यग्र, बेचैन, रेस्टलेस. हिंडोले, झूले, स्विंग. बटोरना, एकत्रित करना, टू कलेक्ट. जीविका, जीवन निर्वाह का साधन, मीन्स लाइवलीहुड. ईर्ष्या, जलन, जेलस. चिथड़े, फटे पुराने कपड़े, मीन्स ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स. तरी, तरावट, मीन्स वेटनेस. मूर्तिमान, जड़वत या स्थिर, मीन्स लाइक स्टैच्यू. भोचंका, मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड. दुर्बल, कमज़ोर, वीक. आगे हैं मुहावरे. 9-2-11 होना, भाग जाना. आंखें बदलना, संबंध या विचार बदलना. हंसते हंसते लोटपोट होना, मीन्स हंसते हंसते बुरा हाल होना. घड़ी समीप होना, मतलब अंत समय या मृत्यु निकट होना. इसके आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख. सो इनका आप अभ्यास स्वयं करेंगे. इसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. सो पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कहाँ मिला? उत्तर, छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कार्निवल के मैदान में मिला. ख, छोटे जादूगर ने कितने खिलौने बटोरे? उत्तर, छोटे जादूगर ने 12 मीन्स 12 खिलौने बटोरे. ग, छोटे जादूगर ने अपने पिता के विषय में क्या बताया? उत्तर, छोटे जादूगर ने अपने पिता के विषय में गर्व से बताया कि वे देश के लिए जेल में हैं. घ, छोटा जादूगर दूसरी बार लेखक से कहाँ मिला? उत्तर, छोटा जादूगर दूसरी बार लेखक से कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में मिला. अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के लिए लड़के को कितने पैसे दिए? उत्तर, लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के लिए लड़के को 1 रुपया दिया. अगला प्रश्न है, तीसरी बार लेखक ने जादूगर को कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखाते हुए कहाँ देखा? उत्तर, तीसरी बार लेखक ने फिर से उसी बाग की ओर जाते हुए रास्ते में उस जादूगर को सड़क के किनारे कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखाते हुए देखा. तो इसके बाद है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके लिए आगे उन्होंने एक गद्यांश दिया इसी पाठ में से. आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देंगे. तो आप इसका स्वयं अभ्यास करें. यदि कहीं आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसके आगे हैं लिखित प्रश्न. पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, लड़के ने लेखक को
कार्निवल के मैदान में आने का क्या कारण बताया? उत्तर, लड़के ने लेखक को कार्निवल के मैदान में आने का कारण बताते हुए कहा कि वह यहाँ तमाशा देखने नहीं, दिखाने के लिए आया है, ताकि यहाँ से कुछ पैसे कमाकर अपनी बीमार माँ के भोजन का प्रबंध कर सके। ख, लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद कर दिए? उत्तर, लेखक ने लड़के को 12 टिकट खरीद कर दिए। ग, हिंडोले से लेखक को किसने पुकारा? उत्तर, हिंडोले से लेखक को छोटे जादूगर ने पुकारा। घ, लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपये से छोटे जादूगर ने क्या क्या खरीदा? उत्तर, लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपये से छोटे जादूगर ने पहले भरपेट पकौड़ी खाई, फिर अपनी माँ के लिए एक सूती कंबल खरीदा। अगला प्रश्न है, लता कुंज का वर्णन कीजिए। उत्तर, उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। इसके बाद हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक क्यों दिखाई दी? उत्तर, पहली बार लेखक ने जब कार्निवल के मैदान में छोटे जादूगर को देखा तो उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। इस प्रकार यद्यपि उसके पहनावे से उसके अभावग्रस्त जीवन की झलक मिलती थी, तथापि उसके मुंह की गंभीरता व धैर्य उसके आत्मविश्वास को दर्शाता था, जो उसके अभावों को संपूर्णता में बदलने की क्षमता का परिचायक था। ख, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था? उत्तर, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसके पिता देश की स्वतंत्रता की खातिर जेल में थे और उसकी माँ बहुत बीमार थी। अपना व अपनी बीमार माँ का पेट भरने के लिए उसे जादू का खेल दिखाकर अपनी जीविका का प्रबंध करना पड़ता था। ग, बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो गए? उत्तर, बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर ने जब खेल दिखाना आरंभ किया तो कार्निवल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। यह सारा खेल लड़के की
बातों से ही इतना सजीव हो रहा था कि देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। घ लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाना चाहता था? उत्तर, लड़का खेल तमाशा इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि लोग उसका खेल देखकर उसे पैसे देते थे। यह खेल तमाशा ही उसकी जीविका का साधन था, जिससे वह अपनी बीमार माँ की दवा व अपने भोजन का प्रबंध करता था। अगला प्रश्न है, सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस कथन से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? उत्तर, लेखक का यह कथन उनके मन की उस व्यथा की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने छोटे जादूगर की माँ की असमय व दयनीय मृत्यु देखकर अनुभव की। उन्हें यह नश्वर संसार भी जादू के खेल सा प्रतीत हुआ, जहाँ हर कोई अपना खेल दिखाने आता है और खेल दिखाकर चला जाता है। तो इसके आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, क निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपने जो दिए गए शब्द हैं इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, आप कोई अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। संसार, विश्व, जग, मनुष्य, मानव, मनुज, कमल, पंकज, जलज, पानी, जल, नीर, माँ, माता, जननी, आकाश, अंबर, नभ, संध्या, शाम, सायंकाल, उद्यान, उपवन, बगीचा। ख है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें पहला जो है वाक्यांश, जो कर्म ना करता हो, तो इसके लिए आप बेकार लिख सकते हैं, कामचोर लिख सकते हैं, निठल्ला और निकम्मा भी लिख सकते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसका नाम ना हो, बेनाम या अनाम भी लिख सकते हैं, अनाम। जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क। निरंतर कर्मशील रहने वाला, कर्मठ। जादू का खेल दिखाने वाला, जादूगर। तो दूसरा प्रश्न है शब्द युग्म, मतलब शब्दों के जोड़े। तो जो शब्द जोड़ों में ही प्रयुक्त होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। योजक चिन्ह लगाकर, मतलब हाइफन लगाकर, जो शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, जोड़ा मतलब पैर, वे शब्द युग्म कहलाते हैं, मतलब वर्ड पैर। इनके प्रयोग से मूल कथन के अर्थ में विशेषता आ जाती है, मतलब और क्लियर हो जाता है। जैसे चलते चलते अर्थात जाते हुए। आगे है, शब्द युग्म के 6 भेद होते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त मतलब रिपीटेड वर्ड्स। तो वो कौन से हैं? जैसे बार बार, रह रह, टुकड़े टुकड़े। ऐसे है विलोम शब्द युग्म। विलोम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। तो सुबह शाम, दिन रात। परसर्ग युक्त शब्द युग्म। परसर्ग होता है कारक की विभक्ति लगाकर जो शब्दों को जोड़ा जाए। तो जैसे अधिक से अधिक, कम से कम। अगला है सजातीय शब्द युग्म। सजातीय मतलब एक ही जाति वाले, मतलब सिमिलर शब्द जो होते हैं, मिलते जुलते शब्द, एक ही कैटेगरी के शब्द।
जैसे एक ही टाइप के कह सकते हैं, जैसे गाना बजाना, खेल तमाशा। आगे है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। तो इसमें एक शब्द सार्थक होगा, एक निरर्थक, मतलब मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस वर्ड्स। जैसे रोटी वोटी, तो हम रोटी तो मीनिंगफुल है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हम अपनी बात को अधिक प्रभावी करने के लिए हम इनका साथ में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी वोटी, गाजे बाजे। अंतिम इसका भेद है निरर्थक शब्द युग्म। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस। जैसे चटर पटर, चूं चपड़। तो ये रेफरेंस से पता चलता है कि इनका क्या अर्थ है, वैसे इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो आगे आपने क्या करना है, प्रत्येक भेद के लिए एक एक शब्द युग्म लिखिए। तो हमने जो ऊपर अभी 6 टाइप्स पढ़ी हैं इन भेदों, इन शब्दों की, उनकी एक एक एग्जाम्पल आपने, हर भेद की एक एक एग्जाम्पल लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर अपने मन से जो मुझे याद आ रहा है तो मैंने लिखा है, आप कुछ और सोच कर भी लिख सकते हैं। जैसे पहला भेद था पुनरुक्त शब्द युग्म, तो उसके लिए रिपीटेड वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो अभी अभी। ऐसे ही अगला था विलोम शब्द, तो उसके लिए सुख दुख, ऑपोजिट वर्ड्स। तो तीसरा भेद था परसर्ग युक्त, तो जिसमें परसर्ग लगाना था, कारक की विभक्ति लगानी थी, जैसे एक से एक, जैसे एक से बढ़कर एक, उस सेंस में। तो उसके आगे है सजातीय, मतलब सेम कैटेगरी वाले, जैसे हंसी मजाक। सार्थक निरर्थक में चाय वाय। निरर्थक शब्द युग्म ऊट पटांग, तो जिसका कोई अर्थ नहीं है पर फिर भी हम रेफरेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद है अगला तीसरा प्रश्न है समास। तो समास होता है कंपाउंड। इसकी पहले यहाँ से मैंने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी इसके विषय में मैंने पढ़ाया है, और ये समास विषय मैंने अपने इस चैनल पर भी अलग से भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से और समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। 2 सार्थक और स्वतंत्र शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है, लेटर्स को मिलाते हैं, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अगले शब्द का जो पहला वर्ण है, प्लस के साइन के जो दोनों तरफ होते हैं, उनका मेल होता है, तो वो उसको संधि बोलते हैं, ज्वाइनिंग। पर ये जो समास होता है इनमें शब्दों का मेल होता है, मतलब शब्दों को अधिक शब्दों के स्थान पर उसको छोटा करके एक शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया के बाद निर्मित शब्द के संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहते हैं। तो ये जो हमने समास बनाया, तो वो जो शॉर्ट फॉर्म हुई शब्द की, उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 भाग होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहला जो उसका शब्द का हिस्सा है, उत्तर मतलब बाद वाला हिस्सा। जैसे कि हम कहें राजकुमार, तो राज जो है पूर्व पद है, कुमार जो है उत्तर पद है। ऐसे ही मैं कहूँ भर पेट, तो भर जो है पूर्व पद है और पेट जो है उत्तर पद है। तो इसके आगे है, इसके यहाँ पे वैसे समास के 6 भेद होते हैं, तो यहाँ पे 3 भेदों के विषय में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। क द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे सप्तऋषि, इसका विग्रह करेंगे तो 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, इसका विग्रह है 2 पहरों का समाहार। समूह या समाहार कुछ भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। ख कर्मधारय समास, जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप। लाल कमल, लाल है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। अगला है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन, मुख है जिनका, अर्थात गणेश। ऐसी नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात महादेव। तो
ये है बहुव्रीहि समास। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो पहले जो पहला समस्त पद है वो है गिरिधर, तो इसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। दूसरा है सप्ताह, 7 आह, आह का मतलब दिनों का समूह, तो द्विगु समास। तीसरा है चरण कमल, तो इसका विग्रह हुआ कमल रूपी चरण, कर्मधारय समास। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात शंकर, बहुव्रीहि समास। नील गगन, नीला गगन है जो, या नीला गगन है जो, कर्मधारय समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, द्विगु समास। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपने वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। पहला क है, जो अशुद्ध वाक्य मैं पहले पढ़ती हूँ, तुम्हारा पालन पोषण कौन करती है, तो ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका होगा तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है। तो हमेशा मेल में ये लिखते हैं, फीमेल में नहीं लिखते ऐसे वाक्य। तो उसके बाद ख है हम खाना खाया, हम नहीं, हमने खाना खाया। ग, एक गर्म कप चाय पी लो, गर्म कप नहीं है, चाय गर्म है, तो करेक्ट कैसे होगा, एक कप गर्म चाय पी लो। आगे है हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री पहुँचे, तो ये गलत है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन है, प्रधानमंत्री, ना कि हवाई अड्डा। तो हम पहले प्रधानमंत्री लिखेंगे, प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुँचे, मतलब हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ना कि हवाई अड्डे की। तो प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुँचे। अगला है मेले में बच्चा ने मिठाई खाई, बच्चा ने नहीं, बच्चे ने, तो मेले में बच्चे ने मिठाई खाई। अंतिम वाक्य है उसे किताब खरीदना है, तो इसकी करेक्शन है उसने किताब खरीदनी है। So that's all. We'll meet next time with the next topic. Take care. Bye bye.